आज की इस गहन चर्चा में एक ऐसी कहानी पर बात होने वाली है जो जो सिर्फ पन्नों पर नहीं लिखी गई, बल्कि उसने इतिहास के एक बहुत बड़े और दर्दनाक हिस्से को अपने भीतर समेट कर रखा है। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की प्रख्यात लेखिका कृष्णा सोबती की एक बेहद मशहूर कहानी सिक्का बदल गया की, जी, जो 1948 में प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल। और आज इस चर्चा के लिए हमारे पास कई अहम स्रोत मौजूद हैं। इन स्रोतों में इस कालजयी कहानी का विस्तृत सारांश है, हिंदी साहित्य के बड़े समीक्षकों की राय है और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्रियां भी हैं जो इस कहानी के अलग-अलग पहलुओं को उधेड़ती हैं। हाँ, तो आज की इस चर्चा का मिशन सिर्फ एक पुरानी कहानी का प्लॉट सुनाना नहीं है। इसका असल मकसद ये समझना है कि जब रातों रात कोई बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होता है, जैसे कि 47 में हमारे देश का विभाजन, तो कैसे दशकों पुराने मानवीय रिश्ते और वो मूल्य जिन्हें हम शाश्वत मानते हैं, अचानक से अपना अर्थ खो देते हैं। बिल्कुल बेमानी हो जाते हैं वो। एकदम। चलिए इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक घटना या किसी एक दिन का विवरण नहीं है। ये मानवीय संवेदनाओं के उस भयानक भंवर की एक जीती जागती तस्वीर पेश करती है, जिसमें एक आम इंसान बिना अपनी किसी गलती का अचानक फंस जाता है। सही कहा। कृष्णा सोबती की लेखनी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो इतिहास के इतने बड़े बदलाव को किसी नेता या दस्तावेज के नजरिए से नहीं दिखाती, बल्कि एक आम व्यक्ति के अंतर्मन और उसके रोजमर्रा की जिंदगी के नजरिए से दिखाती हैं। बिल्कुल। और कृष्णा सोबती के इस नजरिए को समझने के लिए उनके खुद के जीवन को जानना भी काफी दिलचस्प है। मैं पढ़ रही थी कि उनका जन्म 1925 में पश्चिमी पंजाब में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है। जी, यानी उनका अपना जीवन और उनका परिवार इस विभाजन की त्रासदी से अछूता नहीं रहा। उन्होंने उस दर्द को बहुत करीब से देखा था। और शायद इसीलिए उनकी कहानियों में वो जमीनी हकीकत झलकती है। बिल्कुल झलकती है। और हिंदी साहित्य में उनके इसी गहरे योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी और शलाका सम्मान जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। जिंदगी नामा और मित्रों मरजानी जैसी उनकी महान कृतियों ने तो साहित्य की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। हाँ, उनकी भाषा शैली बहुत अनूठी थी। उसमें पंजाबी, उर्दू और हिंदी का एक बहुत ही खूबसूरत और रवानी भरा मिश्रण देखने को मिलता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कहानी पहली बार जुलाई 1948 में प्रतीक नाम की ऐतिहासिक पत्रिका में छपी थी, जिसके संपादक अज्ञेयजीत है। जी, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि 47 का विभाजन केवल नक्शे पर खींची गई लकीरों का बंटवारा नहीं था। ये दरअसल इंसानी दिलों का और सदियों से साथ रहे समाजों का बंटवारा था। जब इतिहास की किताबों में विभाजन का जिक्र आता है तो अक्सर तारीखें या संधियां ही सामने आती हैं, या फिर मारे गए लोगों के ठंडे आंकड़े। सही कहा। लेकिन ये कहानी उन आंकड़ों के पीछे छिपे असली धड़कते हुए चेहरों तक ले जाती है। सुनने वालों को ये महसूस कराती है कि एक आम इंसान के लिए वो मानसिक और सामाजिक उथल-पुथल कितनी खौफनाक रही होगी। मतलब जिसके सुख दुख में पूरा जीवन बिताया, वो रातों रात अजनबी और जान के दुश्मन बन गए। बिल्कुल, यही इस कहानी की सबसे बड़ी चोट है। ये बात सोचने में ही सिरहन पैदा करती है। और इस पूरी भयानक उथल पुथल को लेखिका ने जिस मुख्य पात्र के जरिए हमारे सामने रखा है, वो है शाहनी। शाहनी का किरदार। स्रोतों को पढ़ते हुए शाहनी का किरदार बहुत ही प्रभावशाली लगता है। मतलब शाहनी कोई आम बेबस औरत नहीं है। जी नहीं, वो एक विधवा है, शाहजी की पत्नी। हाँ, और पिछले 50 सालों से उनका एक ही नियम रहा है, पो फटने पर यानी अल सुबह चिनाब नदी के किनारे जाकर नहाना। पूरे गांव पर, उस विशाल हवेली पर और मीलों तक फैले खेतों पर शाहनी का मानो एक छतराज है। बिल्कुल, जम्मी वाला कुआं हो या हवेली के बड़े बड़े दालान, शाहनी का रुतबा हर जगह कायम है। लोग उनके हुक्म का इंतजार करते हैं। और उन आसामियों से सूद वसूल कर ही शाही जी ने अपनी हवेली में सोने की बोरियां भरी थीं। जी, ये एक ऐसा सच है जिसे कहानी बहुत ही सूक्ष्म तरीके से सामने रखती है। यहाँ आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो चीज बाहर से पढ़ने पर सिर्फ एक सांप्रदायिक तनाव लग रही है, उसके तार कहीं गहरे वर्ग संघर्ष या जिसे हम क्लास स्ट्रगल कहते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हैं। क्या समीक्षक इसे आर्थिक नजरिए से भी देखते हैं? मतलब क्या बंटवारे की आड़ में असल में शोषक और शोषित के बीच की जंग चल रही थी? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है
और जो अध्ययन सामग्रियां हमारे पास हैं वे इसी ओर इशारा करती हैं। जब देश बट रहा है और हुकूमत बदल रही है तो वो शोषित वर्ग जो सालों से उस भारी कर्ज के बोझ तले दबा था, वो इसे एक मौके की तरह देख रहा है। बिल्कुल, इस राजनीतिक उथल-पुथल को वो अपने शोषण का बदला लेने के एक सुनहरे मौके के रूप में देख रहा है। ये अब सिर्फ दो धर्मों का बंटवारा नहीं रह गया है। ये शोषक और शोषित के बीच की खाई है। जी, जो अब अराजकता का फायदा उठाकर हिंसा का रूप ले चुकी है। गांव के वही लोग जो कल तक शाहजी के नाम से थर्राते थे, आज उसी शानी की हवेली को लूटने की योजना बना रहे हैं। मतलब जो आर्थिक गुस्सा सालों से दबा हुआ था, उसे बाहर आने का एक राजनीतिक बहाना मिल गया। सांप्रदायिक विभाजन की आग में इस आर्थिक असमानता ने घी का काम किया है। ये तो बहुत ही डरावना सच है। और इस पूरी जटिलता को, जो अंदरूनी मानसिक जंग चल रही है, उसे जो पात्र सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है वो है शेरा। शेरा की कहानी बहुत नाटकीय है। शेरा को पढ़ते हुए एक अजीब सी बेचैनी होती है। शेरा की सगी माँ जैना की मौत के बाद शाहानी ने ही शेरा को पाल पोस कर बड़ा किया था, किसी सगे बेटे की तरह। हाँ, लेकिन आज हालात इतने बदल चुके हैं कि वही शेरा जिसके बारे में कहानी बताती है कि वो अब तक 30-40 कत्ल कर चुका है, बाप रे, वो अपने साथियों के साथ मिलकर उसी शाहानी को मारने की साजिश रच रहा है जिसने उसे पाला था। उसका मकसद उस अंधेरी कोठरी में रखी सोने चांदी की संदूकचियों को लूटना है, जो शाहजी ने सूद से जमा की थी। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि इंसान के अंदर पल रही प्रतिहिंसा और उसी इंसान के अंदर मौजूद निश्चल प्रेम के बीच का सीधा टकराव। मनोविज्ञान का बहुत गहरा पहलू है ये। बिल्कुल, शेरा के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो उस शोषण का भयानक गुस्सा है जो शाहजी ने उसके परिवार के साथ किया था। वो गुस्सा उसके भीतर एक हत्यारे वो जन्म दे चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो सच में शाहनी को मारने के इरादे से हवेली के पास जाता है और अचानक शाहनी के झुर्रियों वाले शांत चेहरे को देखता है, उसकी निश्चल मुस्कान देखता है, तो वो ठिठक जाता है। उसके कदम रुक जाते हैं। ये हिस्सा पढ़ते हुए वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा आदमी जो इतने खून कर चुका है, वो एक बूढ़ी औरत को देख के रुक कैसे जाता है? जी, जब शाहनी स्नेह से उससे कुशल मंगल पूछती है तो शेरा के हाथ कांपने लगते हैं। वो बंदूक नहीं उठा पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस एक पल में शेरा को शाहजी का जुल्म याद नहीं आता, बल्कि उसे वो मात्र प्रेम याद आता है जो उसे बचपन में मिला था। उसकी अंतरात्मा उसे झकझोर देती है। बिल्कुल, कि आखिर इस बूढ़ी शाहनी ने उसका क्या बिगाड़ा है। शाहजी की क्रूरता तो शाहजी के साथ ही खत्म होगी। ये प्रसंग सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे भयानक हिंसा के बीच भी इंसानियत अचानक अपना रास्ता खोज लेती है। शेरा भले ही खूंखार कातिल बन चुका हो, लेकिन बचपन में मिली ममता उस पल सांप्रदायिक नफरत पर भारी पड़ जाती है। लेकिन शेरा के रुकने के बावजूद कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो किसी त्रासदी से कम नहीं है। वक्त का पहिया नहीं रुकता। अचानक से गांव में सेना के ट्रक आ जाते हैं। शाहनी को तुरंत अपनी पुश्तैनी हवेली छोड़कर कैंप में जाने को कहा जाता है। जरा सोचिए, जहां उसने पूरी जिंदगी गुजार दी, उसे पलों में खाली करने का फरमान मिल जाता है। और इस विदाई के दृश्य में कृष्णा सोबती ने मानवीय गरिमा का जो चित्र खींचा है वो बेजोड़ है। जी, वहां एक पुलिस वाला है, थानेदार दाऊद खां। ये वही दाऊद खां है जिसकी मंगेतर को शाहानी ने मुंह दिखाई में सोने के कनफूल भेंट किए थे। हाँ, ये कोई अजनबी नहीं है। दाऊद खां के मन में उस एहसान का लिहाज है। वो संकोच के साथ शाहानी से कहता है कि वो अपने साथ हवेली से कुछ नकदी या सोना चांदी रख ले। और यहीं शाहानी का किरदार एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच जाता है। वो साफ इनकार कर देती है। बिल्कुल, अपनी ही संपत्ति में से एक तिनका तक साथ ले जाने से मना कर देती है। वो न रोती है, न गिड़गिड़ाती है, न किसी पर दोष मढ़ती है। वो बस अपने दुपट्टे से आंखें पोंछती है और पूरी शान से ड्योढ़ी पार करती है। यही वो क्षण है जो इस कहानी को महान बनाता है। आसपास जो भीड़ खड़ी है, जो कल तक शाहनी के इशारों पर नाचती थी, आज वे सब नजरें चुरा रहे हैं। सत्ता का समीकरण रातों रात पलट चुका है। लेकिन शाहनी के भीतर कोई कड़वाहट नहीं है। ये प्रसंग सुनने वालों को सिखाता है कि जब इंसान अपना सब कुछ खो रहा होता है, तब भी उसकी असली संपत्ति उसका आत्मसम्मान और क्षमा करने की क्षमता होती है। बहुत बड़ी बात है। और जब वो ट्रक की तरफ बढ़ती है तो वही शेरा
आगे बढ़कर उसके पांव छूता है। और शानी उसे बद्दुआ नहीं देती। नहीं, भर्राए हुए गले से वो आशीर्वाद देती है, रब तुम्हें सलामत रखे बच्चा, तेनू भाग जगन चन्ना। मतलब ईश्वर तुम्हारा भला करे, तुम्हारी किस्मत चमके। घर से धक्के मारकर निकाले जाने पर भी इतना बड़ा दिल दिखाना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब कहानी में कहा जाता है कि सिक्का बदल गया है, तो इस सिक्के के बदलने का अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ नई सरकार का आना है? नहीं, कहानी के शीर्षक के अर्थ को समीक्षकों ने बहुत गहराई से विश्लेषित किया है। फड़ीश सिंह जैसे प्रतिष्ठित समीक्षक मानते हैं कि शाहनी को हुकूमत बदलने का उतना दुख नहीं है। तो दुख किस बात का है? असली दुख ये है कि मानवीय मूल्यों और रिश्तों के जो सिक्के थे वो अब खोटे हो गए हैं। उनकी कोई कीमत नहीं रही। जिन लोगों को उसने परिवार माना, रातों रात वे सारे रिश्ते बेमानी हो गए। बिल्कुल। सत्ता के परिवर्तन ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, उसने उन मानवीय संवेदनाओं और भरोसे को खोखला कर दिया। रिश्ते अब स्वार्थ के नए सिक्कों से तोले जाने लगे थे। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है, और राजेंद्र यादव जी ने भी तो इस विस्थापन पर एक बहुत ही मार्मिक बात कही है। जी। उनके अनुसार शाहनी का शरीर भले ही वहां से चला गया हो, लेकिन उसकी आत्मा तो उसी हवेली, उसी चिनाब नदी के किनारे जड़ों में भटक रही है। वो अपने परिवेश से टूटकर निराकार हो गई है। ये निराकार हो जाने की स्थिति को थोड़ा और स्पष्ट रूप से कैसे समझा जा सकता है? देखिए, राजेंद्र यादव जी का ये विश्लेषण विस्थापन की सबसे भयानक त्रासदी को बयां करता है। निराकार होने का मतलब है अपनी पूरी पहचान खो देना। आज के संदर्भ में सोचें तो कल्पना कीजिए कि आपकी पूरी डिजिटल पहचान, आपके बैंक अकाउंट्स, सब कुछ एक सेकंड में मिटा दिया जाए। कोई आपको जाने ही ना। बिल्कुल। ये अनुभव जितना खौफनाक आज लगता है, शाहनी के लिए वो जमीनी हकीकत थी। जब किसी को उसके पुश्तैनी घर से उखाड़ दिया जाता है तो उसका पूरा अस्तित्व बिखर जाता है, उसकी सामाजिक हैसियत खत्म हो जाती है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि क्या महज सीमाएं बदल जाने से किसी इंसान की पहचान बदल जाती है? क्या एक नई हुकूमत के आने से वे सारी यादें मिटाई जा सकती हैं जो दशकों से उस जमीन में रची बसी हैं? ये सवाल वाकई गहरे सोच विचार में डाल देता है। तो अगर हम इन तमाम पहलुओं को समेटें, चाहे वो वर्ग संघर्ष हो या विस्थापन का दर्द, ये स्पष्ट है कि सिक्का बदल गया महज बंटवारे की एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र नहीं है। बिल्कुल नहीं है कि जब समय का पहिया घूमता है तो कैसे अपने भी पराये हो जाते हैं। और ये सिर्फ निराशा की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान अपनी गरिमा और करुणा को बचाए रख सकता है, ठीक वैसे ही जैसे शानी ने किया। ये एक बहुत ही सकारात्मक नजरिया है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले चलिए एक उस विचार की ओर चलते हैं जो कहानी के अंत से उपजा है। सब कुछ लुट जाने के बाद शाहनी रात के समय रिफ्यूजी कैंप में जमीन पर लेटी है। वो आहत है और सोचती, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वो तो मैं वहीं छोड़ आई। बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है पंक्ति। सोचने वाली बात है कि जब किसी इंसान को उसकी जड़ों से उखाड़ फेंका जाता है तो क्या वो अपने साथ अपनी पूरी पहचान ले जा पाता है, या उसके अस्तित्व का जो सबसे कीमती सिक्का था, उसका घर, उसकी यादें, वो हमेशा के लिए उसी मिट्टी में दफन हो जाता है जिसे वो पीछे छोड़ाया है। और अगर पुराने मूल्य पीछे छूट गए तो इस नई अजनबी दुनिया में जीने की करेंसी क्या होगी? इन्हीं सवालों के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जी। आशा है कि ये विश्लेषण इस ऐतिहासिक कहानी और इसके मानवीय सत्य को समझने में मददगार साबित हुआ होगा। इस चर्चा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।